नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे तुलनात्मक राजनीति, और तुलनात्मक राजनीति में हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया था। और आइए आज हम डिस्कस करते हैं सेकंड जो पार्ट है हमारा, सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें हम बात करेंगे सरकार के प्रकार, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक सरकार के बारे में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है संसद में दो दलों का बहुमत, संसद में एक दल का बहुमत, संसद में तीन दलों का बहुमत, संसद में किसी दल का बहुमत नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए, त्रिशंकु संसद में क्या होता है, जब संसद में किसी भी दल का बहुमत नहीं हो, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं त्रिशंकु बहुमत, सॉरी त्रिशंकु संसद कहते हैं। आम संसदीय चुनाव के पश्चात जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति को त्रिशंकु या लटकती हुई संसद कहा जाता है। इसका परिणाम होता है चुनाव के पश्चात मिली जुली अर्थात गठबंधन की सरकार या पुनः नए निर्वाचन की घोषणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है मोस्का, मिसेल्स, परेटो या फिर लासवेल। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, मिसेल्स। रॉबर्ट मिसेल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल पार्टी में अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन करने के उपरांत स्पष्ट किया कि समाज में भी संगठन हो, उसका नेतृत्व गिने चुने लोगों के हाथों में होता है। उनके अनुसार लोगों का बहुत बड़ा भाग सुस्त, उदासीन और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। शातिर लोग इस स्थिति का लाभ उठाकर नेतृत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? अल्पतंत्र का लौह नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है, या किसका कथन है? डनिंग का, गैटिल का, फास्टर का या फिर कोकर का। तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा जो डी, वो सही होगा, फ्रांसिस विलियम कोकर। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसमें एक्विनास के बारे में कहा है कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कानून विषयक विवेचन उनकी महान देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है। राज्य अध्यक्ष के पास वीटो की शक्ति है, प्रधानमंत्री राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो डी वाला सही हो जाएगा। संसद पर कैबिनेट या वर्चस्व, कैबिनेट मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा इंडिया में भी होता है, लेकिन अपने बहुमत के बल पर ही मंत्रिपरिषद का संसद पर वर्चस्व स्थापित हो जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व और व्हिप जारी करना जैसे प्रावधानों की वजह से संसद कैबिनेट पर नहीं बल्कि कैबिनेट संसद पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को पता होगा सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए सरकार जब तक संसद में, ठीक है, संसद इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में कहा जाता है लोकसभा जो हमारा निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो अपर सदन होता है। तो निम्न सदन में बहुमत होना चाहिए। जब तक बहुमत है तब तक तो वो सरकार रहेगी, और जैसे ही बहुमत नहीं रहेगा वैसे ही सरकार गिर जाएगी। इसी को सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा तो उसका जो मंत्रिमंडल होगा वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबकी सदस्यता अपने आप चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है? कुलीन तंत्र को, संसदीय को, राजशाही को या फिर तानाशाही को? तो इन सब में देखेंगे तो जो संसदीय सरकार है इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरदायी सरकार। कार्यपालिका और विधायिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन का विभाजन किया जाता है। संसदीय शासन में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जैसा कि हमने इसके पहले डिस्कस किया है।
इसे ही उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है? ऑप्शन है हरमन फाइनर का, हेरोल्ड लास्की का, आइवर जेनिक्स का या रैमजे म्यूर का। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, रैमजे म्यूर। लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली में नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? रैमजे म्यूर का है। और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न में नौकरशाही की तुलना फ्रैंकस्टीन दानव से की है, जो अपने सृजनकर्ता को ही खा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस या फिर बजट पर चर्चा। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है पूछा गया है, इसमें क्या है, कौन संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये नियंत्रण की विधि नहीं है, जबकि संसदीय प्रश्न की बात करें तो ये है। और किसी विषय पर आधे घंटे की बहस से भी नियंत्रण लगाया जाता है, बजट पर चर्चा करके भी सरकार पर नियंत्रण लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है? संसद के, उच्चतम न्यायालय के, राष्ट्रपति के या फिर निर्वाचक गण के? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, संसद के। कानूनी संप्रभुता का संबंध जो है उस संस्था से है जिससे अंततः कानून निर्माण का प्राधिकार प्राप्त है। भारत में कानून निर्माण के लिए अंतिम रूप से संसद उत्तरदायी है, अतः कानूनी प्रभुसत्ता या अधिसत्ता कहे तो संसद के अधीन है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? गणतंत्रीय, संघीय, अध्यक्षात्मक, गणतंत्रीय एकात्मक संसदीय, गणतंत्रीय संघीय संसदीय, गणतंत्रीय एकात्मक अध्यक्षात्मक। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी वाला सही होगा, गणतंत्रीय है, क्योंकि जो हमारे यहाँ का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, वो जो है मनोनीत नहीं होता है, वो चुना जाता है। और दूसरा है उसके लिए वोटिंग होती है। संघीय व्यवस्था है हमारे देश में और संसदीय व्यवस्था है, उसी वाला ऑप्शन सही है। राज्यों का संघ है, संसदीय व्यवस्था आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 10, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य, जो कार्यपालिका के सदस्य हैं, विधायिका के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, लोकप्रिय सदन से लिए जाते हैं। लोकप्रिय सदन जिसे निम्न सदन कहते हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। इसको तो देख लीजिए आप, मंत्री बनने के पश्चात विधायिका के सदस्य बन जाते हैं, मंत्री बनने के पश्चात विधायिका के सदस्य बन जाते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य कहाँ से होते हैं? तो इसमें जो है सी वाला सही होगा, किसी भी सदन के नहीं होते। जैसे अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अध्यक्षात्मक शासन है, तो वहाँ पे जो शासन में जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, वो किसी भी सदन से नहीं होते हैं। ठीक है, वो विधानमंडल के अंग नहीं होते हैं। विधानमंडल उसके कार्यकाल में उसको पद से हटा नहीं सकती है। कार्यपालिका भी विधानमंडल को समय से पहले भंग करने का निर्णय नहीं कर सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में संसद सरकार पर निर्भर करती है, सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, सरकार संसद पर निर्भर करती है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है। तो कौन सा इसमें सही है बताना है। तो देखिए, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और आपको पता है कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। संसद सरकार पर निर्भर करती है, संसद का सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। और देखिए, सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, ये भी बिल्कुल, ये आपका सही है। सरकार जो होती है संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, सरकार संसद पर निर्भर करती है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करती है, अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का अपना अपना कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है और कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस प्रकार कार्यपालिका विधायिका से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, जबकि संस्थात्मक शासन प्रणाली में जो है
जो हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट जो होता है, वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं होता है, वो नाम मात्र का प्रधान होता है। जैसे भारत में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो संवैधानिक रूप से तो वो प्रधान है, लेकिन वास्तविक रूप से वो कार्यपालिका का प्रधान नहीं है, सरकार का प्रधान नहीं है। ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है। अब आपके सामने ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही है। विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, राजनीतिज्ञों तथा सिविल सेवकों के बीच संबंधों के आधार पर, लिखित तथा अलिखित संविधानों के आधार पर, या फिर कठोर तथा नमनीय संविधानों के आधार पर। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर संसदीय तथा अध्यक्षात्मकता के रूप में जो है किया जाता है सरकारों का वर्गीकरण, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संसदात्मक जो संसदीय प्रणाली होता है, इसमें जो विधायिका होती है, जो सारी कार्यपालिका होती है, वो विधायिका से ही ली जाती है। यानी कि जो संसद के सदस्य होते हैं वही जो है मिनिस्टर्स बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, और प्रधानमंत्री जो होता है वो भी संसद से होता है। और जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था होता है उसमें जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका से नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। क्या मुख्य विशेषता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखिए कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है, बिल्कुल सही है। और वो जो हैं आपके संसद के सदस्य नहीं होते हैं, विधायिका से नहीं होते हैं। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकती है, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारे चारों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? अब्राहम लिंकन, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टर बैजहार्ट, या फिर मेडिसन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर बैजहार्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है आपको बताना है। कार्यपालिका का अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष होता है, मंत्री भी विधानसभा के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। कार्यपालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष वास्तविक अध्यक्ष होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, नामधारी अध्यक्ष होता है, या वीटो की शक्ति नहीं होती है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। वास्तविक अध्यक्ष, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो वास्तविक अध्यक्ष होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान है। किसका प्रधान है? राज्य का, सरकार का, राज्य तथा सरकार दोनों का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य का भी प्रधान होता है और शासन सरकार दोनों का प्रधान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है, व्यवस्थापिका के पर निर्भर होता है, न्यायपालिका पर आधारित होता है, मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य होता है। तो इसमें कौन सा सही है? देखिए ये गलत हो गया चौथा वाला, तीसरा भी गलत हो गया क्योंकि पूरी तरह से यहाँ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। व्यवस्थापिका पर निर्भर होता है, ये भी गलत है। व्यवस्थापिका पर निर्भर नहीं होता है, व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर,
अध्यक्षात्मक शासन में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति, सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, मतदाताओं के प्रति। तो देखिए इसमें राष्ट्रपति के प्रति जो है जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति जब चाहेगा जिसको चाहेगा उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है और जब चाहे उन्हें पदच्युत भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो चलिए अभी इसको मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से, तो इसमें कौन सा होगा? राष्ट्रपति होगा। देखिए GIC 2015, GIC 2009 में पूछा गया है। आज हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? किस देश में अध्यक्षात्मक सरकार है? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या फिर फ्रांस में? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ की व्यवस्था है? संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था है। संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है वह है लिखित संविधान, कठोर अनमनीय संविधान, राजनीतिक दल या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजनीतिक दल। संसदीय सरकार राजनीतिक दल के अभाव में कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का आधारभूत स्थान है। राजनीतिक दल ही राजनीतिक चेतना के केंद्र होते हैं और संसदीय सरकार में संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक दलों के आसपास घूमती रहती है। जैसे निर्वाचन में भाग लेना, निर्वाचन में भाग लेने के बाद बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाती है और अपनी नीतियों को कार्यान्वित करना राजनीतिक दलों का ही कार्य है। तो राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं चुनाव में भाग लेने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी सही होगा। आपको पता होगा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जो संसद है, यानी कि जो संसद में लोकसभा है, लोकसभा के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है और लोकसभा में जब उसका बहुमत समाप्त हो जाता है तो उसे वो सरकार फिर नहीं रह पाती है, उस सरकार को अपने मंत्रिमंडल को से इस्तीफा देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य अध्यक्ष के प्रति, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, न्यायपालिका के प्रति या फिर विधायिका के प्रति। तो हम लोग काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसमें जो सरकार होती है, यानी कि जो कार्यपालिका होती है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली निर्भर है? ऑप्शन है संसद की सर्वोच्चता, व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? ठीक है, संसदीय प्रणाली की बात हुई है तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए है। ठीक है, तो चलिए इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, बाकी के क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।